गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन दिए और उसी के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भारत में हुआ। तो जरा आप राज्यों के जब पुनर्गठन को देखते हो तो 3 फेज हमें मिलते हैं। पहला 1956, जहां पे सांस्कृतिक आधार पर राज्यों का भारत में पुनर्गठन किया गया, यानी भाषा के आधार पे कहीं न कहीं कल्चरल बेस भारत में था और इसी भाषाई आधार पर हमने राज्यों का पुनर्गठन किया। यद्यपि फजल अली कमीशन ने कहा था कि भाषा एकमात्र आधार नहीं है, लेकिन ऐसा हमने व्यवहारिक रूप में स्वीकार किया। अब सवाल ये था, क्या भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से भारत की एकता अखंडता कमजोर हुई? तो उत्तर है नहीं। क्योंकि देखो दोस्तों, एकता का मतलब ये नहीं होता कि सबके कपड़े एक जैसे हो जाए। हमारे यहाँ एकता का मतलब ये नहीं है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत में बड़ी विविधता है। इसलिए एकता का मतलब समरूपता नहीं है, जैसे क्लास में सब बच्चे एक ही यूनिफॉर्म पहन के बैठ जाए, उससे एकता नहीं होती। एक यूनिफॉर्म पहनने वाले बच्चों में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए एकता का मतलब होता है विविधता में एकता, यानी यूनिफॉर्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पर्पज एक होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर हम ये सोचें कि सब हिंदी भाषी हो जाए तो भारत में एकता के बजाय विघटनवाद को बढ़ावा मिल जाएगा, क्योंकि फिर जो हम हिंदी भाषा का समर्थन करेंगे बाकी लोग विरोध करेंगे। इसलिए एकता का मतलब होता है एक ज्वाइंट फैमिली जैसा विचार, जहाँ पे हर व्यक्ति की पहनावे अलग है, खान पान अलग है, फिर भी एक सामान्य सूत्र में बंधे हुए हैं, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे मतभेदों के साथ। इसीलिए भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से विभाजन पैदा नहीं हुआ, विखंडनवाद पैदा नहीं हुआ, बल्कि इससे संघवाद और शक्तिशाली हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी समूह हैं वो संघ का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पावर में हिस्सेदारी नहीं मिली। अगर उन्हें भी पावर में हिस्सेदारी मिल जाएगी तब वो संघ में विरोध नहीं करेंगे। लेकिन भारत में राज्यों के पुनर्गठन का दूसरा आधार था जो 1963 के बाद शुरू हुआ, और खासतौर पर नागालैंड के निर्माण के बाद। अब यहाँ पे फजल अली कमीशन की बात को ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि फजल अली कमीशन ने कहा था बड़े राज्यों का विभाजन किया जाए। तो नॉर्थ ईस्ट में तो असम के विभाजन से असम से नागालैंड बना। असम तो छोटा राज्य था, इसका मतलब है पूर्वोत्तर राज्यों की परिस्थितियां अलग थी। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ, नागालैंड सीमावर्ती क्षेत्र है। और आपको ये भी याद दिला दें, आजादी के बाद पहली बार अलगाववाद, उग्रवाद की घटना अगर कहीं हुई तो नागा जनजातियों के द्वारा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इन पहली बार जब भारत आजाद हुआ तो नागा जनजातियों ने कहा भारत आजाद हम भी आजाद। हमने कहा ना भाई ऐसा मत करो, अरे भारत के तुम भाग हो। तो किसी तरीके से उनको समझा बुझा के साथ रखा गया, लेकिन वो लगातार ही मांग कर किया करते थे कि नहीं भाई हमें अलग है, हम अलग हैं। तो उनको पहले छठी सूची से सुविधा दी गई, उसके बाद फिर राज्य का निर्माण कर दिया गया। इसका मतलब है कि राज्य के निर्माण से उन्हें भी भारत के संघीय ढांचे में रहने का अवसर दिया गया। तो इससे पता चल जाता है कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के 3 बड़े फेज हैं। पहला फेज अलग था, दूसरा फेज अलग था, और नागालैंड के निर्माण के बाद अब देखो नॉर्थ ईस्ट में मेघालय भी असम से काटकर बना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जनजातियों की आबादी अधिक है और जनजातियों के भी अपने अपने अलगाव है। तो खासी और जयंती या जनजातियों के लिए मेघालय बन गया, मिजो जनजातियों के लिए मिजोरम बन गया। तो असम से ही काट के नागालैंड बना, असम से ही काट के मेघालय बना। यानी आजादी के बाद पूर्वोत्तर राज्य में यानी एक असम राज्य था, दूसरा मणिपुर केंद्र शासित क्षेत्र था। मणिपुर और त्रिपुरा ये केंद्र शासित क्षेत्र थे, और तीसरा था नेफा
जिसे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी NEFA, जिसे आज हम अरुणाचल के नाम से जानते हैं। तो नेफा था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। मणिपुर त्रिपुरा दोनों केंद्र शासित क्षेत्र थे जो आज की डेट में राज्य बन गए। बाकी राज्य यहाँ पर असम के विभाजन से बने। तो आप जानते हो यहाँ पे जनजातियों की आबादी है और एक जनजातियों के बीच मूछ की बड़ी लड़ाई होती है। एक जनजातियों के दूसरी जनजातियों के साथ संघर्ष का बड़ा कारण होता है कि आपस में झगड़े। तो मूछ की लड़ाई है तो इनमें थोड़े विवाद होते रहते हैं। इसलिए हमने छोटे छोटे राज्यों का निर्माण नॉर्थ ईस्ट में कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में राज्य का निर्माण का आधार भारत के बाकी क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी क्षेत्रों की परिस्थितियां अलग हैं, और पूर्वोत्तर राज्यों की परिस्थितियां अलग है। और इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों में आज भी पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को मिला दिया जाए, 7 सिस्टर्स को मिला दिया जाए, आबादी 4 ही करोड़ है, 4 करोड़ में 7 राज्य है। तो अगर ये मानक बाकी भारत में ले लिया जाए तब तो उठापटक मच जाएगी। लेकिन फिर भी हम राज्य का निर्माण करते हैं, क्योंकि राज्य के निर्माण के द्वारा कहीं न कहीं पावर को शेयर कर देते हैं। और इसके बाद जो तीसरा फेज आया वर्ष 2000, वर्ष 2000 के बाद जब भारत में उत्तराखंड का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो यहाँ पे कहीं न कहीं विकास के आधार पर इसी में तेलंगाना का भी मॉडल है। अब दोस्तों 1990 के बाद और खासतौर पर 1991 के बाद भारत में उदारीकरण अपनाया गया। उदारीकरण के अपनाने से पूरा परिदृश्य बदल गया। यानी अब हमने बाजारवादी अर्थव्यवस्था अपना ली, उदारीकरण की अर्थव्यवस्था अपनाई। बाजारवादी उदारीकरण की अर्थव्यवस्था में अब ये कहा गया कि भाई विकास के लिए राज्य का निर्माण होगा। यानी ये तर्क दिया गया कि ये जो छोटे राज्य होते हैं आर्थिक विकास में आगे बढ़ जाते हैं, और बड़े बड़े राज्य होने के कारण आर्थिक विकास में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप पूछोगे सर केवल आर्थिक विकास ही कोई कारण था? तो नहीं, आर्थिक विकास के अलावा और भी कारण थे, क्योंकि उन्होंने ये भी तर्क दिया कि हमारे प्राकृतिक संसाधन अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा भौगोलिक भूभाग अलग है। तो ये भी कारण उसमें थे। यानी किसी भी राज्य का निर्माण एक आधार पे नहीं हो सकता। जब हम करें आर्थिक आधार, तो आर्थिक का मतलब प्राथमिक रूप में आर्थिक आधार की मांग की गई, कल्चर को खत्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 3 राज्य बने, उसी आधार पे बाद में फिर आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ और तेलंगाना भी बना। तो फिर आप सवाल पूछोगे, देखो मेंस में ये भी सवाल पूछा गया है कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से भारत की एकता कमजोर हुई? तो इसका उत्तर है नहीं। फिर आपको मेंस में ये सवाल भी पूछा गया, क्या छोटे राज्य आर्थिक विकास के लिए अनुकूल होते हैं? तो दोस्तों देखो, अब ये कह देना ठीक है कि हरियाणा छोटा राज्य आगे बढ़ गया, हिमाचल छोटा राज्य आगे बढ़ गया, ये सच बात है। अगर आप लिस्ट बनाए तो ऐसा दिखता है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, जो बड़े राज्य हैं वो आर्थिक विकास के मामले में पीछे है, और जबकि गोवा, हरियाणा, हिमाचल, केरला आर्थिक विकास के मामले में आगे है। इसका मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आपको आर्थिक विकास करना है छोटे राज्य बनाओ। लेकिन ये पूरी बात सच नहीं है। ये पूरी बात सच नहीं है क्योंकि अगर हम दूसरा तर्क दें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में ज्यादातर राज्य छोटे हैं, और छोटे होने के बावजूद उनका आर्थिक विकास कम है, और जबकि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है उसके बावजूद उसका आर्थिक विकास ज्यादा है। इसलिए ये कह देना कि कोई एक कारण है किसी राज्य को आगे बढ़ाने में सहायक है, दोस्तों ये बात पूरी तौर पे सच नहीं है। इसका मतलब है कि छोटा आकार विकास में सहायक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आकार का विकास से कोई लेना देना नहीं है। और हकीकत की बात है कि हरियाणा का विकास क्यों हो गया? दिल्ली के नजदीक है, और आप समझ रहे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आधारभूत संरचना अच्छी है, हरित क्रांति का फायदा मिला, उपजाऊ जमीन है, तो बड़े सारे कारण है। गोवा को फायदा इसलिए मिल गया कि वहां पे पर्यटन का, टूरिज्म का बड़ा सेक्टर है। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गोवा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में न जानता हो।
तो ये कहना केवल छोटी होने के कारण विकास हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि दोस्तों, जब भी हम छोटा राज्य बनाते हैं तो देखो, डेमोक्रेसी के अनुकूल है, विकास के अनुकूल है, क्योंकि राज्य सरकार लोगों के लिए होनी चाहिए, लोग राज्य सरकार के लिए नहीं होने चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये राज्य बन गया और आज भी राज्य की मांग होती रहती है। इसलिए भविष्य में आप ये बात कह सकते हो कि भारत में राज्य का निर्माण कैसे होना चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर जो फजल अली कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, उसी आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए। और मुद्दा ये भी है क्या भारत में राज्य का निर्माण करना और राज्य में जनपद का निर्माण कर देना एक ही बात है? तो दोस्तों नहीं, इन्हें राज्य में जनपद का निर्माण कर देना एक अलग मामला है। और आइए, इसमें एक बार सवाल पूछा भी गया है कि देखो, एक होता है संघीय ढांचे में राज्य का निर्माण। तो जब राज्य होता है, जो उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, राज्य का मतलब क्या होता है? एक संवैधानिक इकाई। राज्य का मतलब क्या होता है कि संघ के समानांतर उसे संविधान से स्वायत्त शक्तियां प्राप्त होती हैं। संविधान से स्वायत्त शक्तियां प्राप्त होती हैं, इसीलिए शक्तियां प्राप्त होती है। इसलिए राज्य बनने का मतलब है कि वहां फिर विधानसभा बनेगी और उस विधानसभा को अपने लिए विधि निर्माण का अधिकार होगा और अपने लिए कानून बनाने का अधिकार, उसको क्रियान्वित करने का अधिकार और अपने लिए कर आरोपित करने का अधिकार भी राज्य को मिलता है। और राज्य के निर्माण का अधिकार संघ को है, संसद को है। लेकिन दोस्तों, जनपद बनाना एक अलग बात है, राज्य जनपद में फर्क है। आप ये समझ लो, जनपद का मतलब है, जनपद का उल्लेख कहीं संविधान में थोड़े है। इसे जनपद एक प्रशासनिक इकाई है। तो बात आपको ध्यान देना है दोस्तों, जनपद क्या है? एक प्रशासनिक इकाई है। यानी जनपद के निर्माण के लिए संविधान में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती और जनपद को संविधान से स्वायत्त शक्तियां प्राप्त नहीं है। जनपद को तो राज्य सरकार शक्तियां देता है। तो इन्हें संविधान से शक्तियां प्राप्त नहीं है, अपितु ये राज्य सरकार के अधीन होते हैं, राज्य सरकार के मातहत होते हैं। और जनपद को न अपने लिए विधि के निर्माण का अधिकार है, न विधि के कानून को यानी टैक्स लेने का अधिकार है। तो प्रशासन यानी जनपद का मूल अधिकार क्या है? ये विधि का क्रियान्वयन करते हैं, टैक्स वसूलते हैं, लोक व्यवस्था बनाए रखते हैं। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट का निर्माण करना बड़ा आसान है। और डिस्ट्रिक्ट के निर्माण में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होता है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट हमने क्यों कहा भाई? अगर एक राज्य में अनेक डिस्ट्रिक्ट बन गए, इसका मतलब है उज्ज्वला स्कीम में बांटना है तो उसके सेंटर ने लेक बना दिए। अब मान लो किसी रेलवे स्टेशन पर एक ही टिकट काउंटर है तो टिकट काउंटर एक होने से भीड़ ज्यादा होगी। तो एक होता है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, काउंटर हमने अनेक बना दिए। इसलिए जनपद का निर्माण केवल प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है, जबकि दोस्तों राज्य का निर्माण राजनीतिक विकेंद्रीकरण भी है। तो ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण अलग है और राजनीतिक विकेंद्रीकरण अलग है। यानी राजनीतिक विकेंद्रीकरण का मतलब है भाई, जब राज्य बनेगा तो इसमें मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा के सदस्य होंगे, जनता की सहभागिता होगी। और डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का बड़ा महत्व होता है। इसलिए दोस्तों, एक राज्य बनेगा तो स्वाभाविक रूप में पानी के झगड़े भी शुरू होंगे। राज्य बनेगा, सचिवालय बनेगा, राजधानी बनेगी। जनपद के निर्माण से ये चीजें नहीं होती। इसलिए हमारी संघीय व्यवस्था में जनपद का निर्माण करना ज्यादा आसान है राज्य के बजाय। कभी आप एनसीईआरटी वाली किताब पढ़ो तो उसमें एनसीईआरटी किताब में बच्चे ने सवाल पूछा हुआ है कि क्या अगर भारत में, एनसीईआरटी में बच्चे ने सवाल पूछा हुआ है कि क्या भारत में अगर प्रशासनिक आधार पर जनपद का निर्माण किया जा सकता है तो राज्य का निर्माण नहीं किया सकता? नहीं, राज्य के निर्माण में दोस्तों कठिनाई है। राज्य के निर्माण में बड़ी सारी चीजों को देखना है, संविधान में बदलाव की भी आवश्यकता पड़ सकती है।
जबकि प्रशासन के निर्माण में, जनपद के निर्माण में समस्याएं नहीं आती। जनपद के निर्माण में समस्याएं नहीं आती भाई। जनपद के निर्माण से पानी का झोड़ा झोड़ा थोड़ी शुरू होगा। जनपद के निर्माण से डिवीजन ऑफ पावर नहीं होगा, शक्ति का विभाजन थोड़े होगा। तो मात्र एजेंसी है। इसीलिए जनपद का निर्माण ज्यादा आसान है बजाय कि राज्य के निर्माण से। तो इसलिए भारत में राज्य का निर्माण होता है, जनपद का निर्माण होता है, और ये हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है। लेकिन संघवाद को खत्म करने से पहले एक लास्ट वाली बात आपको संघवाद से बता दें। तो जनपद का निर्माण अलग है, राज्य का निर्माण अलग है, ये बात स्पष्ट हो गई। तो बच्चे ने पूछा है, तो एनसीईआरटी में ये आईएएस मेंस में पूछा गया सवाल भी है। अब सवाल अगला आता है कि क्या अगर हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था में पुनर्संरचना की बात की जाए, संघीय व्यवस्था में थोड़े बदलाव की बात की जाए, तो आप किन बदलावों की सिफारिश करेंगे, आप किन बदलावों का सुझाव देंगे? तो संघवाद में अंतिम टॉपिक यही होगा जिसमें हम बात करेंगे। और यहाँ हम कुछ आपको उच्चतम न्यायालय के निर्णय और कुछ कमीशन की बात बताना चाहेंगे। इधर आपसे पूछा जाए कि आप संघीय व्यवस्था में क्या बदलाव करेंगे दोस्तों, कैसी पुनर्संरचना चाहते हैं, तो आपको हम याद दिला दें, बदलाव अपने से थोड़ी बताएंगे। या तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय देंगे, या तो तमाम आयोग का रेफरेंस देंगे जो संघ राज्य के संबंधों के लिए अभी तक गठित हुए हैं, उसी के संदर्भ में तो हम बात करेंगे। तो अब जरा देखिए, अब हम बात करेंगे कि संघ राज्य संबंधों में पुनर्संरचना के लिए न्यायालय के निर्णय और आयोग का निर्माण। तो पहला हम देखेंगे न्यायालय के निर्णय और फिर आयोग की बात देखेंगे। क्योंकि संघीय व्यवस्था में संविधान की व्याख्या का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। उच्चतम न्यायालय ने इन संघीय झगड़ों को कैसे हल किया और उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि संघ राज्य के बीच संबंध कैसे होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है 9 न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा, वो है SR बोमई-वाद। जो संघवादी व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वो है SR बोमई-वाद, और निर्णय आया 1994 में। SR बोमई कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे और मामला बड़ा सिंपल सा है। वो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे और कर्नाटक में 356 लागू कर दिया गया। जबकि SR बोमई चाहते थे कि अगर 356 लागू करना है तो राज्यपाल कह रहे थे कि मुख्यमंत्री महोदय, आपने अपना विश्वास खो दिया है विधानसभा में, लिहाजा आपको सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। SR बोमई ने पूछा राज्यपाल से, महोदय ये बताओ, आपको कैसे पता चला कि हमने विश्वास खो दिया है, कि आप कोई अंतर्यामी है? अरे भाई, हमें विधानसभा पर आने दो, विधानसभा का सत्र बुलाओ, मैं वहां सिद्ध करूंगा कि मेरे पास बहुमत है, विश्वास है। लेकिन राज्यपाल ने बिना ये सुने आनंद फानंद में अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर दिया और इसीलिए SR बोमई उच्चतम न्यायालय पहुंच गए। और ये बड़ी घटना थी। उसी के बाद क्या हुआ कि आप जानते हो, उच्चतम न्यायालय जब कोई निर्णय सुनता है, जैसे कि भी सेम सेक्स मैरिज के मामले में न्यायालय निर्णय सुन रहा है, कोई विवाद सुन रहा है, तो उच्च न्यायालय के पास पड़े हुए तमाम मामलों को अपने पास मंगा लेता है और उनकी इकट्ठे सुनवाई कर देता है। उधर 356 कर्नाटक में लगा। तब तक 1992 में, दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया। उसके बाद नरसिंह राव सरकार के द्वारा 356 लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, 4 राज्यों में 356 लगा दिया गया और आधार ये दिया गया कि बाबरी मस्जिद के ध्वंस के साथ बीजेपी शासित राज्यों ने पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन कर दिया, संविधान के मूल ढांचे की अवहेलना कर दी, इसलिए लिहाजा इन सरकारों को बर्खास्त किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय ने इसी साथ ये भी मामला सुन लिया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय को निर्णय देना ही है 356 के बारे में, तो वो 5 बार सुनवाई थोड़ी करेगा, सारे मामलों को इकट्ठा लेकर सुनवाई कर देता है। तो इसमें सारे विवादों का समाधान SR बोमई केस में किया गया। SR बोमई केस क्यों इतना लैंडमार्क है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों है तो 94 का मामला।
इस लेकिन 94 के मामला 9 न्यायाधीशों के बेंच के निर्णय है। इसे जब भी अनुच्छेद 356 के बारे में कोई विवाद उठेगा, राज्यपाल की भूमिका का मामला आएगा, तो हमेशा एसआर बोमई केस का निर्णय ही आएगा, वो कभी पुराना नहीं होगा। ओल्ड इज गोल्ड है दोस्तों। जैसे किशोर कुमार के और लता मंगेशकर के गाने, मोहम्मद रफी गाने कभी पुराने नहीं होते, वैसे उच्चतम न्यायालय के लैंडमार्क डिसीजन कभी पुराने थोड़े होंगे। तो आखिर में इसका इतना महत्व क्यों है, इसके लिए हमें दो तथ्य भी समझना पड़ेगा। एक तो ऐतिहासिक घटना के संदर्भ में है पहला, और दूसरा हमें 2 तथ्य भी समझना पड़ेगा। और तथ्य ये है कि पहला तथ्य ये है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 361 में, और आपको याद होगा तो ये हमने अनुच्छेद 14 के साथ मूल अधिकारों में जरूर बताया होगा, और आप इसको फिर पढ़ लेना। इसे जिन चीजों को हमने बताया उसको रिपीट करके पढ़ो। तो अनुच्छेद 361 में बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा किए गए किसी आधिकारिक कार्य के लिए, आधिकारिक मतलब सरकारी, व्यक्तिगत नहीं, आधिकारिक कार्य के लिए उन्हें न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। ये बात आपको याद भी होगी। जब अनुच्छेद 361 में और बातें भी लिखी गई हैं, लेकिन फिलहाल तो हमारा सरोकार इस बात से है। यानी इसका मतलब है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति ने कोई काम किया, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते आधिकारिक काम। आधिकारिक का मतलब है कि किसी को क्षमादान दिया, आधिकारिक का मतलब 356 लागू कर दिया। तो 356 लागू करने के और 356 की घोषणा राष्ट्रपति करता है। यदि अनुच्छेद 356 में लिखा ही गया है, और ध्यान देने की बात है कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग को व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति शासन शब्द का उल्लेख नहीं है, लोकप्रिय शब्द है। संविधान में अनुच्छेद 356 में लिखा गया है संविधान के तंत्र की विफलता, इस शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 356 में लिखा गया है कि यदि राज्य का प्रशासन, तो अनुच्छेद 356 भी आपको यहां बताते चले। यानी इस घटनाक्रम में ही मैं सार्वभौमिक के निर्णय का महत्व समझ पाएंगे, क्योंकि बेसिक बातें में स्पष्ट होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 356 में ये बात लिखी गई है कि यदि राज्य का प्रशासन संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है, तो राष्ट्रपति स्वयं अथवा राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य का समूचा प्रशासन अपने हाथ में लेगा। और इस कोई राष्ट्रपति प्रशासन अपने हाथ में ले लेगा, लोगों ने लोकप्रिय रूप में कहना शुरू कर दिया राष्ट्रपति शासन। जबकि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन जैसी कोई बात नहीं है। यहां लिखा ही गया है कि राज्य का शासन संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है। तो आप कहोगे सर संविधान का तंत्र क्या है? सरकारें संविधान के तंत्र के अनुसार कैसे संचालित होती हैं? इसका मतलब ये हुआ कि वो बात जो संविधान में लिखी गई है उसके उस प्रावधान के हिसाब से संचालित नहीं है। तो ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल को रिपोर्ट दे तो भी, राज्यपाल की रिपोर्ट ना आए तो भी, तो राष्ट्रपति पूरा शासन अपने हाथ में ले लेगा। यानी बात ध्यान रखने की है
कि 356 का प्रयोग करना, पूरा शासन अपने हाथ में लेगा, इसका मतलब है कि अब राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी प्रशासक की नियुक्त कर देगा। नहीं, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को हटा देगा और किसी आईएएस ऑफिसर को नियुक्त कर देगा और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन करेगा और राज्यपाल को सलाह देने के लिए आईएएस ऑफिसर होगा। बात ध्यान रखने की है, 356 के प्रयोग से विधानसभा सीधे विघटित नहीं होती दोस्तों, ये बात ध्यान में रखने की है। 356 का प्रयोग होगा, मुख्यमंत्री जाएगा, मंत्रिपरिषद जाएगा, लेकिन हम किसी नए मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री का निर्माण कर सकते हैं। यानी 356 का प्रयोग होना, पहली बात है कि विधानसभा के विघटित होने से संबंधित नहीं है। यानी विधानसभा विघटित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हम किसी वैकल्पिक सरकार का निर्माण कर सकते हैं। तो कई राज्यों में ऐसा हुआ था कि 356 का प्रयोग किया गया और फिर पता चला 2 महीने बाद नई सरकार बन गई। और दूसरी बात, अब संविधान का तंत्र के अनुसार क्या है संचालन, संविधान का तंत्र क्या है, तंत्र का मतलब सिस्टम, व्यवस्था, मैकेनिज्म। तंत्र का मंत्र से कोई मतलब नहीं है। तो अब सवाल ये है, अब सवाल दोस्तों ये है, सॉरी, कि यदि संविधान का तंत्र क्या है, तो दोस्तों संविधान में लिखा ही गया है कि 6 महीने के भीतर विधानसभा की कम से कम एक सत्र होना चाहिए। यानी संविधान में लिखा गया है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो माना जाएगा संविधान के तंत्र की अवहेलना हो गई। संविधान के हिसाब से मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री विधानसभा का विश्वास प्राप्त करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि संविधान के अनुसार शासन नहीं है। अगर मुख्यमंत्री का सदन में बहुमत ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री कैसे रहेगा? अगर विधानसभा ने मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया और तब भी मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री बना हुआ है, तब भी हम मानेंगे कि संविधान के अनुसार शासन संचालित नहीं है। चुनाव हो गया और कोई नई सरकार बनी नहीं पा रही है, तब भी हम मानेंगे कि संविधान के अनुसार शासन संचालित नहीं है। यानी संविधान के अनुसार बहुत सारे प्रावधान हैं, अगर इनका पालन नहीं किया जा रहा है तो फिर हम मानेंगे कि संविधान के अनुसार शासन का संचालन नहीं हो रहा है। पहली बात ये 356 में। अब दुरुपयोग कहाँ होता है उस पर आने से पहले एक अनुच्छेद आपको और बता दे, और वो अनुच्छेद हम आगे भी इसका उल्लेख करेंगे, लेकिन फिलहाल एक अनुच्छेद में आपको यहां बताना चाहता हूं, आर्टिकल 74 का क्लॉज 1। तो ये एसआर भूमि केस में तीनों मामले आते हैं, तीनों अनुच्छेद बार बार आएंगे, और हम वहां पे अगर समझना है तो बेसिक बात एक बार समझ लें कि अनुच्छेद के 74 क्लॉज 1 में बात कही गई है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इसकी सलाह और सहायता के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति इसके अनुसार कार्य करेगा, लेकिन यह भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर एक बार पुनर्विचार की मांग भी कर सकता है। यह भी लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति इस सलाह के अनुसार काम करेगा, नहीं सलाह सहायता के अनुसार काम करेगा। सलाह का मतलब है कि भाई कहना कि क्या करना है, सहायता का मतलब है कि राष्ट्रपति को सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देना। सलाह का मतलब है कि हमने कह दिया कि द्रौपदी मुर्मू महोदय आप जाइए जरा यूरोप घूम आइए, इस प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हो रही है, आप चले जाइए वहां पे, ये सलाह है। सहायता क्या है कि द्रौपदी मुर्मू कहेंगी भाई कार भी तो दो हमें, अरे एरोप्लेन भी तो दो, तो फिर पर्यटन और आपका उड्डयन मंत्रालय
मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन उनके लिए एयरक्राफ्ट भी उपलब्ध कराएगा, सहायता है। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू महोदय पूरी तरीके से निर्भर है मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर। 74 में एक आ गया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू महोदय कभी एक बार ये मोदी से पूछ सकती हैं कि सर या प्रधानमंत्री महोदय, जो आपने सलाह दी है उस पर एक बार पुनर्विचार कर लीजिए। क्योंकि कई बार हम कहते भी हैं, जैसे हमारे घर में भी कहा जाता है, आपके भी घर में कहा जाता होगा कि आप भाई जो आपने सलाह दी है तो पुनर्विचार कर लीजिए इस पर, क्योंकि सलाह में कई खामी भी हो सकती है। तो भाई रिकंसिडरेशन, रिव्यू करना, ये तो मानव स्वभाव है। तो एक बार देखने से हो सकता है गलती करेक्ट हो जाए, तो राष्ट्रपति सलाह पर पुनर्विचार की मांग भी कर सकती है। राष्ट्रपति सलाह पर पुनर्विचार की मांग कर सकती हैं। और यह भी ध्यान में रखने की बात है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी, इसकी जांच कभी न्यायालय नहीं करेगा। बात यह भी ध्यान रखने की है कि राष्ट्रपति के द्वारा, यानी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह की जांच न्यायालय नहीं करेगा। ये पूरी 74 क्लॉज 1 और 2 में दोनों बातें कही गई है। यानी मंत्रिपरिषद ने मोदी महोदय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्या सलाह दिया, अब इसको जस्टिस चंद्रचूड़ को नहीं पूछना चाहिए सलाह आपने क्या दिया। इसका मतलब है 356 घोषणा तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करता है? मंत्रिपरिषद, और उसका कैप्टन है प्रधानमंत्री। यानी मंत्रिपरिषद मतलब पूरा इंडियन क्रिकेट टीम, और प्रधानमंत्री का मतलब है कैप्टन। अब सवाल है कि कैप्टन ने क्या कहा राष्ट्रपति को, चंद्रचूड़ महोदय से इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब सलाह गोपनीय है। तो 356 के बारे में भी तो मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी होगी। तो क्या अगर 356 के बारे में मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति महोदय से कहा कि महोदय अब आप 356 लगाइए, तो क्या ये बात न्यायालय पूछ सकता है कि आपने क्या सलाह दी थी, क्या कहा था? और 356 का जो सबसे लेटेस्ट प्रयोग है वो भी 4 साल हो गया लगभग, उत्तराखंड में था, अरुणाचल में। उसके बाद तो 356 का दुरुपयोग या प्रयोग हो ही नहीं पा रहा है। उसके तमाम कारण है। ये 3 अनुच्छेद समझने के बाद अब हम बोमई केस के निर्णय को समझ लें, उसका महत्व फिर अपने आप समझा जाएगा, क्योंकि 3 बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, तब उसका महत्व अपने आप समझ में आएगा। अब आप देखिए, अब न्यायालय ने बोमई केस के बारे में क्या कहा और क्यों इतना लैंडमार्क है। जरा देखिए बोमई केस में न्यायालय का क्या निर्णय आया। बोमई केस में न्यायालय का निर्णय क्या आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो न्यायालय ने कहा भाई देखो, पहली बात है कि 356 का प्रयोग न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में होगा। इन 356 का प्रयोग 356 के प्रयोग का न्यायिक पुनरावलोकन होगा। और दोस्तों आपको याद दिला दें, न्यायपालिका में अलग से पढ़ना है, ये सिंपल सी बात है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है? न्यायपालिका इस बात को विचार करेगी, न्यायपालिका इसकी बात की जांच करेगी कि आखिर में 356 का प्रयोग कैसे हुआ। पुनरावलोकन का मतलब फिर से अवलोकन करना, फिर से देखना, पुनरावलोकन, रिव्यू। आप जानते हो दोस्तों, जैसे कि अगर कोई बच्चा पीएचडी कर रहा है तो यूनिवर्सिटी वगैरह में क्या होता है कि हमें बुक का रिव्यू करना पड़ता है। कई बार तो आपने देखा होगा, फिल्म रिलीज हुई तो जो फिल्म के समीक्षक हैं, क्रिटिक हैं, फिल्म का रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू का मतलब है एक काम किसी ने किया है, दोबारा उसी काम की जांच कोई कर रहा है, पुनरावलोकन। तो काम तो हो चुका है, 356 लागू किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब राष्ट्रपति के द्वारा लागू होगा, उस काम को देखने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई?
उस काम को देखने की जिम्मेदारी न्यायालय को दे दी गई, क्योंकि आप जानते हैं न्यायालय संघीय विवादों को हल करता है, न्यायालय संविधान का रक्षक है, तो न्यायालय ही बताएगा आखिर में, न्यायालय तो अंपायर है, तो न्यायालय बताएगा क्या हुआ। अब आप कहोगे सर ये बताओ, अगर न्यायालय 356 का पुनर्वलोकन करेगा तो आर्टिकल 74 में तो कहा गया है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति क्या सलाह दी न्यायालय नहीं देखेगा। 361 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के किसी आधिकारिक काम के लिए न्यायालय के सामने उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। इससे दोस्तों बड़ा लैंडमार्क बन जाता है। आपको अगर इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा यार खास बात क्या है, कि अनुच्छेद 356 का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं होगा, इसमें खास बात क्या है? बहुत बड़ी खास बात है। और ये दोस्तों ये बात लगातार इसीलिए कही भी गई है। आजकल देखा होगा आपने उपराष्ट्रपति धनखड़ महोदय बार बार कह रहे हैं न्यायपालिका अपनी सीमा रेखा लांघ रही है। न्यायपालिका को लक्ष्मण रेखा तो नहीं लांघनी चाहिए। अब लक्ष्मण रेखा का मतलब है कि भाई संविधान में जो कहा गया है कि न्यायपालिका वहां झांक तक नहीं करेगी, अब न्यायपालिका तो राज्यपाल यादव जैसी होती जा रही है, हर जगह झांक तक कर रही है। अब आपने देखा होगा कि अच्छा राजपाल यादव दोस्तों मेरे बड़े प्रिय अभिनेता है, और ज्यादातर फिल्में जो उनकी मैंने देखी झांक ताक जरूर करते हैं, खट्टे मीठे में देखिए, हंगामा में देखिए, और इसलिए इनकी बड़ी पिटाई भी होती है। तो न्यायालय ने कहा भाई देखो हमें तो वो ये झांक ताक करना हमारा अधिकार है, यही काम संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है, तो ये काम तो हम करेंगे, ये काम से अब छीन नहीं सकते। तो ये बात अपने आप में बड़ा लैंडमार्क हो गया कि भाई अब बताओ, अब तो राष्ट्रपति, इसलिए हमारे यहाँ तो अरुण जेटली वित्त मंत्री पहले थे, अब नहीं रहे। अरुण जेटली ने एक बार कहते हुए लिखते हुए कहा कि भैया न्यायालय ने सारे काम से छीन लिए हैं, सौभाग्य की बात है कि एक काम हमारे पास बचा हुआ है, बजट का निर्माण, और पता नहीं कब न्यायालय का मूड हो जाए कि बजट का निर्माण भी हमसे कह दे भाई हम ही बजट बनाएंगे। यद्यपि ये बात आप न्यायालय से पूछे तो न्यायालय कह रहा है भाई हमने ऐसा कोई काम छीना उना नहीं है, हम तो अपना मूल काम कर रहे हैं, क्योंकि संविधान के संरक्षक हम ही तो हैं। और न्यायालय कहता है कि अरे ये सब बातें ठीक नहीं है, क्योंकि ये ठीक है कि अनुच्छेद 356 में बात लिखी गई है, 361 है, 74 है, लेकिन दोस्तों ये बताओ हमारे यहाँ कोई पदाधिकारी सर्वोच्च है या संविधान सर्वोच्च है? ये भी तो मैटर है। तो न्यायालय कहता है भाई बिला वजह आप हमें दोष दे रहे हो। ये न्यायालय ने तो कहा कि भाई हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। कमाल की बात है यार। न्यायालय ने कहा कि भाई अब बताओ कि क्या राष्ट्रपति बड़ा है, राज्यपाल बड़ा है, संविधान के मूल शब्द बड़े हैं? तो राष्ट्रपति राज्यपाल होने का मतलब है संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में रहना। अब कोई संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में नहीं रहेगा तो उसके चेकिंग करने का पॉइंट कौन बनता है? तो न्यायालय को आना पड़ेगा दोस्तों, रेफरी को तो आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि क्रिकेट गेम चल रहा है और कोई बॉल कर दे कोई बैट कर दे, कोई मतलब नहीं है, अंपायर बस खड़ा है। तो पहली बात बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा, न्यायालय ने यह भी कहा कि 356 का प्रयोग 356 का प्रयोग संविधान के तंत्र की विफलता के आधार पर होगा। संविधान के तंत्र की विफलता के आधार पर होगा, न कि प्रशासनिक तंत्र की विफलता के आधार पे। यानी 356 का प्रयोग प्रशासनिक तंत्र की विफलता के आधार पर नहीं होगा। तीन सौ छप्पन का प्रयोग प्रशासनिक तंत्र की विफलता के आधार पर नहीं होगा। अब न्यायालय ने यहां नया कॉन्सेप्ट ला दिया। अब इसका मतलब आप कहोगे सर ये बताओ प्रशासनिक तंत्र की विफलता और संवैधानिक तंत्र की विफलता दोनों में क्या फर्क है? दोस्तों, प्रशासनिक तंत्र की विफलता का मतलब होता है कि कहीं भ्रष्टाचार हो गया, कहीं करप्शन हो गया, कहीं शासन ठीक से नहीं चल रहा है। ये प्रशासन के तंत्र की विफलता है जिसका संविधान से लेना देना नहीं है। लेकिन संविधान के तंत्र की विफलता का मतलब जो प्रावधान संविधान में लिखे गए हैं उसके अनुसार शासन नहीं चल रहा है।
तो बोमई केस में कहा गया कि प्रशासन की तंत्र की विफलता के आधार पर 356 का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया राज्य सरकार निर्वाचित है, जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपकी शिकायत हो सकती है कि नहीं भैया मुख्यमंत्री ठीक नहीं काम कर रहा है, मंत्रिपरिषद ठीक काम नहीं कर रहा है। तो अरे भाई, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद 5 साल के लिए जनता के द्वारा निर्वाचित है और जब जनता चाहेगी निशासन से हटा देगी। तो निर्वाचित सरकार को गैर निर्वाचित तरीके से हटा देना ही बात तो ठीक नहीं है। यानी 356 का दुरुपयोग इसीलिए कहा जाता है कि न केवल ये संघवाद के खिलाफ है बल्कि ये लोकतंत्र की मूल भावना के भी खिलाफ है। इसलिए संविधान सभा की बहस में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, संविधान सभा की बहस में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड में जब मामला आया था तो वहां पे जस्टिस जोसेफ, जब उच्चतम न्यायालय के जज हो गए, पहले उत्तराखंड के हाई कोर्ट के जज थे, तो जस्टिस जोसेफ से कहा गया था, सरकार ने कहा कि भाई हमने उत्तराखंड में 356 इसलिए लगाया कि यहाँ भ्रष्टाचार की समस्या है। जस्टिस ने जवाब देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के आधार पर ही 356 लगाना है, तो भारत की कोई सरकार 5 मिनट से ज्यादा नहीं चल पाएगी। ये आधार कोई होता नहीं। भ्रष्टाचार है नहीं है, बड़ा ये मामला सब्जेक्टिव है या आत्मनिष्ठ मामला है, अब ये विवाद का विषय है और आप निर्वाचित सरकारों को इस तरीके से बर्खास्त नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि वंशानुगत सरकार है, ये हमेशा के लिए जन्म जन्मांतर की सत्ता में आ गई। अरे भैया, 5 साल की जनता की इच्छा लेकर आई है और जनता की इच्छा लेना बड़ी बात है। भाई, चुनाव जीतकर सत्ता में आना एक बड़ी बात है। तो यहीं से जो डिवीजन किया, इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने कैसा लैंडमार्क डिसीजन रख दिया। इसे दोस्तों कहीं डकैती हो जाना, ये प्रशासनिक तंत्र की विफलता है। भ्रष्टाचार हो जाना प्रशासनिक तंत्र की विफलता है। शासन का अच्छा न, अरे अच्छे शासन के निर्माण के लिए आप 356 का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा शासन होना न होना ये जनता तय करेगी। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने ये आधार रख के अब एक तरीके का ब्रेक लगा दिया। इसलिए 356 का दुरुपयोग, और उच्चतम न्यायालय ने कितनी कड़ी भाषा का प्रयोग किया। यदि उच्चतम न्यायालय का दुरुपयोग होगा, यदि 356 का दुरुपयोग हुआ यदि 356 का दुरुपयोग हुआ तो न्यायालय भंग विधानसभा को पुनर्जीवित कर देगा। पुनर्जीवित करेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। देखो दोस्तों, एक होता है विधानसभा को निलंबित करना, एक होता है विधानसभा को भंग करना। निलंबित करने का मतलब विधानसभा कोमा में है, तो जो आदमी कोमा में है कभी भी जी सकता है। निलंबित विधानसभा का मतलब होता है कि विधायक रहेंगे, वेतन भत्ता मिलेगा। हाँ, फिलहाल विधानसभा की बैठक नहीं हो रही है क्योंकि कोई सरकार नहीं बन पा रही है, तो हमने कह दिया विधानसभा निलंबित है। लेकिन भंग होने का मतलब है कि फिर से विधानसभा की बैठक नहीं हो सकती। अब अगली निर्वाचित विधानसभा आएगी तभी उसकी बैठक होगी। यानी डिसॉल्व होने का अलग मतलब होता है, सस्पेंशन का अलग मतलब होता है। और विधानसभा के डिसॉल्व होने का मतलब विधानसभा का मर जाना। तो मरे हुए आदमी को जीवित कैसे किया सकता है दोस्तों? मरे हुए आदमी को जीवित नहीं किया सकता, लेकिन न्यायपालिका तो मरे हुए आदमी को जीवित कर दे रही। कमाल की बात है, क्योंकि न्यायपालिका ने कहा कि अगर 356 का दुरुपयोग हुआ तो अगर 356 पे लगा भी दिया और आपने विधानसभा भंग भी कर दी तो भी हम विधानसभा को फिर से वापस जिला देंगे। यानी काम खास की बात है। ये उच्चतम न्यायालय है सुसेन वैद्य हो गया कि जो, अच्छा वैसे तो सुसेन वैद्य ने लक्ष्मण जी को कोमा से जिलाया था, लक्ष्मण जी मरे नहीं थे। और उच्चतम न्यायालय सुसेन वैद्य से भी एक कदम आगे बढ़ जा रही है, तो कर में मरे हुए आदमी को जिला देंगे। तो इसका मतलब है ये बड़ा संदेश चला गया कि अगर आपने 356 का दुरुपयोग भी कर लिया तो मामला कुछ हासिल होगा नहीं, तो न्यायालय तो फिर विधानसभा को वापस लौटा देगा। तो जब विधानसभा भंग हो जाती इसका मतलब है किसी विधायक को मिलने वाला वेतन खत्म हो गया,
वो विधायक कभी फिर बैठक लिए नहीं आ सकता, नई निर्वाचित विधानसभा ही फिर से सत्ता में आ सकती है। लेकिन सस्पेंशन का मतलब है विधायकों को वेतन भत्ता मिलता रहेगा। सस्पेंशन का मतलब है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद नहीं है, उसकी बैठकें नहीं हो रही हैं, लेकिन वो मरा नहीं है, उसकी बैठकें फिर कभी बुलाई जा सकती हैं। तो अब यहाँ ये भी उच्चतम न्यायालय ने कह दिया, इतना कठोर बात अब कौन कहेगा। तो अब सोचिए, उच्चतम न्यायालय ने एक एक करके सारे रास्तों को बंद कर दिया। और उच्चतम न्यायालय ने यह भी कह दिया, उच्चतम न्यायालय से पूछा गया, भाई आप तो हर काम को निर्णय कर ले रहे हैं, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है, वो भी आप झांक ले रहे हैं। उच्चतम न्यायालय का ऐसा नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा, फिर अगली बात कह दी कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच न्यायालय नहीं करेगा। राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच नहीं करेगा। लेकिन यानी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को क्या सलाह दी जा रही है, इसकी हम जांच नहीं करेंगे भाई। इसलिए आप ये मत कहिए कि 74 का उल्लंघन कर दिया, 74 के खिलाफ गया। लेकिन मंत्रिपरिषद ने किस मैटेरियल फैक्ट का प्रयोग किया? मैटेरियल फैक्ट का मतलब किस वस्तुनिष्ठ आधार का प्रयोग किया, उसकी जांच न्यायालय करेगा। अब मैटेरियल फैक्ट का मतलब रिपोर्ट में क्या लिखा गया, यानी 356 लागू करते समय मंत्रिपरिषद ने जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी, राष्ट्रपति ने जिस पर सिग्नेचर किया, उस पर क्या लिखा गया था, क्या विषय वस्तु थी, ये तो मैटेरियल फैक्ट है। उसकी जांच तो हम करेंगे। तो बात दोस्तों यही हो गया कि कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए। अरे तरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू तरबूजे पर कटेगा तरबूजा। उच्चतम न्यायालय की बारीकी है, यही बात तो सीधा है। इन उच्चतम न्यायालय ने कहा, देखो भाई, हम तो मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के बारे में कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो उसकी जांच नहीं कर रहे। तो अरे भाई, मैटेरियल फैक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वस्तुनिष्ठ आधार क्या है। इसका मतलब तो यही हो गया कि वस्तुनिष्ठ आधार क्या है, यानी रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। तो रिपोर्ट में क्या लिखा गया है इसकी न्यायपालिका जांच करेगी। तो फिर तो आपने सलाह की जांच कर लिया। लेकिन न्यायालय कहने के तरीके हैं, उसे न्यायालय अलग कह दिया। और फिर न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि 356 का प्रयोग होता है, 356 के प्रयोग के बाद विधानसभा भंग नहीं की जाएगी, जब तक इसे संसद अनुमोदित न करे। अनुमोदन का मतलब होता है उसको प्रमाणित न करे, अप्रूव न करे, संसद इसका अनुमोदन न करे। इसका मतलब है कि 356 लगेगा तो मंत्रिपरिषद हट जाएगा। और ये भी याद दिलाएं दोस्तों, 356 अगर किसी राज्य में लगा हो तो वहां नगर पालिका का चुनाव, पंचायत के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के दौरान भी नगर पालिका का चुनाव, पंचायत का चुनाव हो सकता है, क्योंकि वो व्यवस्था अलग तरीके से चलती है। अब 356 के नहीं, 356 के प्रयोग के बाद, 356 के प्रयोग से राज्य में पंचायतें भंग नहीं होती, नगर पालिका भंग नहीं होगी, क्योंकि उसका चुनाव अलग तरीके से होता है। लेकिन 356 के प्रयोग के बाद विधानसभा भंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों 356 में भी बात लिखी गई है, यानी 356 के साथ ये भी मामला लिखा हुआ है कि जब अनुच्छेद 356 का प्रयोग होगा, उसके 2 महीने के भीतर, बात ध्यान रखने की है, तो उसके 2 महीने के भीतर संसद इसको अनुमोदन करे। संसद एक कहे कि ठीक है, 356 को हम मान लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति तो कार्यपालिका का भाग है, तो संसद की नियंत्रण दी गया कि अगर राष्ट्रपति ने 356 लगा दिया, संसद ने कहा हम रिजेक्ट करते हैं 2 महीने के भीतर, तो फिर
2 महीने तक वेट करना पड़ेगा। अगर 2 महीने के भीतर संसद ने इसका अनुमोदन कर दिया, अनुमोदन ने स्वीकार कर लिया, सहमत दे दी, तो विधानसभा भंग होगी, अन्यथा विधानसभा भंग नहीं होगी, फिर वैकल्पिक सरकार बनेगी। इसीलिए और उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि सदन में किसका विश्वास है, सदन में किसका विश्वास है, सदन में विश्वास का निर्धारण सदन के पटल पर होगा। सदन में विश्वास का निर्धारण सदन के पटल पर होगा। यह राष्ट्रपति या राज्यपाल के विवेक का विषय नहीं है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण कह दी। पटल का मतलब होता है फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्लोर का मतलब होता है भाई विधानसभा में बैठे हुए पटल है, पटल का मतलब विधानसभा हाउस, विधान जो वही कह लीजिए, मतलब पटल जैसे कि अब जिस क्लासरूम में है वही फ्लोर हो गया, जहां बैठे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस है। तो आखिर में किसका विश्वास है, कौन सा दल सत्ता में है, कौन विश्वास खो चुका है, ये ना तो राष्ट्रपति तय करेगा ना राज्यपाल, ये तय होगा सदन के पटल पर। यानी अगर आपको लगता है, इसलिए बोमई केस में क्या हुआ, बोमई केस में क्या हुआ था कि राज्यपाल ने कह दिया कि हमें पता है कि आपका 356 आपका विश्वास नहीं है, और उत्तर प्रदेश में बड़ा एक ऐतिहासिक मामला हुआ था दोस्तों। रोमेश भंडारी राज्यपाल थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। रोमेश भंडारी ने 12 बजे रात 356 लगा दिया बिना कल्याण सिंह से पूछे। अब ये मामला फिर न्यायालय गया, क्योंकि ये बोमई केस के डिसीजन के बाद उत्तर प्रदेश का मामला आया था। अब न्यायालय बहुत नाराज हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रोमेश भंडारी महोदय, ये बताओ आपको कैसे पता चला कल्याण सिंह विश्वास खो चुके हैं। रोमेश भंडारी ने कहा मैं रात में सपना आया था। हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा विधानसभा की बैठक बुलाओ, उसमें सभी दल आएंगे और उसमें वोटिंग होगी, उसमें पता चलेगा किसका विश्वास है किसका विश्वास नहीं है। और रोमेश भंडारी ने रातों रात 12 बजे रात जैसे अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में हुआ था कि भगत सिंह कोश्यारी ने सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री के रूप में किसी को अपॉइंट कर दिया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। राज्यपाल कई बार इसे घालमेल करते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ना आप विधानसभा की बैठक बुलाओ, उसे दिखाओ किसका बहुमत है, ये आपकी मर्जी नहीं है, राष्ट्रपति की मर्जी नहीं है। और जब विधानसभा की बैठक बुलाई गई तो कल्याण सिंह ने अपना विश्वास सिद्ध कर दिया। तो रमेश भंडारी को जगदम्बिका पाल को हटाना पड़ा, कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में रखना पड़ा। और बेशर्मी की हद तो यहाँ तक थी, उसके बावजूद भी रमेश भंडारी अपने पद पे बने हुए थे। तो दोस्तों, संविधान के पद पे होना उस गरिमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसे बिहार में एक मामला था, आपको याद होगा कि जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और लालू प्रसाद यादव को बहुमत नहीं मिल पाया था, उसमें बिहार में राज्यपाल थे बूटा सिंह। अब लालू प्रसाद यादव अपना विश्वास सिद्ध नहीं कर पाए, तो लिहाजा नीतीश कुमार को अवसर देना चाहिए था। नीतीश कुमार बूटा सिंह से कह रहे थे कि महोदय, अरे हम एक बार मौका दीजिए, हम विश्वास सिद्ध कर देंगे। लेकिन बूटा सिंह ने मौका नहीं दिया। यह मामला फिर उच्चतम न्यायालय में गया, क्योंकि एसआर बोमई केस में कहा गया था कि अरे भाई, सभी दलों को मौका दिया जाए। ये राज्यपाल कैसे तय कर सकता है नीतीश कुमार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मौका दिया गया होता, लेकिन बूटा सिंह ने बिना मौका दिए विधानसभा भंग कर दी। तो ये मामला गया उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय रामेश्वर प्रसाद वादी में बात फिर कही थी कि हम इस बात से नाराज हैं कि बूटा सिंह ने नीतीश कुमार को मौका क्यों नहीं दिया, और हम तो ये चाहते तो विधानसभा को पुनर्जीवित कर देते, लेकिन हम इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिहार में नए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आप समझ लीजिए न्यायालय का निर्णय कितना कठोर था। दोस्तों, इन सब कारणों से 356 का दुरुपयोग नहीं हो पा रहा है, और बार बार जब भी कोई मामला 356 का आएगा तो उसमें बोमई केस का हवाला उच्चतम न्यायालय बिल्कुल देगा। और अंतिम बात यह भी कि उच्चतम न्यायालय ने इसी केस में कहा था कि पंथ निरपेक्षता
उच्चतम न्यायालय ने इसी केस में कहा था पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। और इसके उल्लंघन के आधार पर 356 का प्रयोग जायज है। न्यायालय ने बड़ी बात कह दी। तो न्यायालय ने इसलिए जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद इन 4 राज्यों में 356 का प्रयोग हुआ था, वहां पे ये कह दिया गया कि 356 का प्रयोग बाकायदा उचित है, जायज है, ऐसा न्यायालय ने कहा, क्योंकि न्यायालय ने कह दिया पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो इसके उल्लंघन के आधार पर 356 का प्रयोग ठीक है, हो सकता है, ये सारी बातें न्यायालय ने कह दी। अब आपको ये लगता होगा कि भाई न्यायालय को सारी बातें कहाँ से मिली? तो इसीलिए कहा भी जाता है कि न्यायालय संविधान का रक्षक है, संघीय व्यवस्था का रक्षक है, मूल अधिकारों का रक्षक है। अब सवाल ये होता है कि न्यायालय को ये सारी बातें कहाँ से मिली? तो दोस्तों, न्यायालय को बातें मिली कहाँ से, इसके लिए मैं आपको याद दिला दूं। ऐसा नहीं कि न्यायालय ने सारी बातें बिल्कुल नवीन तरीके से कही। न्यायालय को ये सारी बातें कहाँ से मिली? क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार के लिए केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार के लिए पहला कमीशन बना सरकारिया आयोग। वैसे दोस्तों, वैसे तो फैक्ट के रूप में, अगर फैक्ट के रूप में देखें, पहला कमीशन बना था राजमन्नार कमीशन। राजमन्नार कमीशन 71 में ही बन गया था। लेकिन राजमन्नार कमीशन संघ सरकार के द्वारा नहीं था, तमिलनाडु सरकार के द्वारा था। यानी वैसे तो आप पूछेंगे केंद्र राज्य संबंधों पर पहला आयोग तो राजमन्नार आयोग था, लेकिन संघ सरकार के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए, केंद्र राज्य संबंधों में सहयोग के लिए, विवादों को हल कैसे किया जाए, इसमें पहला कमीशन सरकारी आयोग ने इंदिरा गांधी ने गठित किया था। रणजीत सिंह सरकारिया इसके 2 और सदस्य थे। रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसका नाम सरकारी आयोग, रणजीत सिंह सरकारिया जज का नाम था। सरकारिया आयोग ने रिपोर्ट दी 1988 में, और उसके बाद एक और कमीशन बना वेंकट चलैया आयोग। इसको राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग भी कहते हैं। नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस M.N. वेंकट चलैया, या सॉरी वेंकट चलैया आयोग था, लेकिन वेंकट चलैया आयोग से ज्यादा महत्वपूर्ण जब वेंकट चलैया आयोग को भी कह सकते हैं। वेंकट चलैया आयोग मूलतः केंद्र संबंधों पर स्पेशली नहीं था, लेकिन केंद्र संबंधों की बात भी उसने की है। केंद्र संबंधों की बात भी की, क्योंकि उसने तो सारे संविधान की बात की थी, लेकिन फिर से केंद्र संबंधों पर स्पेशली बना पुंछी आयोग। ये तो वेंकट चलैया कमीशन बना था वर्ष 2000 में, जो पूरे संविधान की समीक्षा कर रहा था। अब स्वाभाविक रूप में संविधान की समीक्षा कर रहा था, केंद्र संबंध के दायरे में भी आ गए, लेकिन स्पेशली केंद्र संबंधों पर फिर से जांचने के लिए जो आयोग बना संघ सरकार के द्वारा, मैं बार बार कह रहा हूं, मदन मोहन पुंछी आयोग, वर्ष 2000 में, सॉरी 2010 में। 2000 में तो वेंकट चलैया कमीशन था। तो M.N. पुंछी आयोग, मदन मोहन पुंछी, ये गठबंधन सरकार थी, 2010 का समय था। यानी केवल केंद्र संबंधों पर अलग से विचार के लिए बना 2 कमीशन, पुंछी कमीशन और सरकारी कमीशन, जो संघ सरकार ने गठित किए। संघ सरकार ने गठित किए, इसका मतलब है राज्यों ने तो पहले राजमन्नार कमीशन भी गठित कर दिया था। राज्यों की बात की जाए फिर तो मामला अलग आता है। और सरकारी कमीशन ने, पुंछी कमीशन ने क्या बातें कही, उसी आधार पर अगर आप देखेंगे सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उच्चतम न्यायालय ने यही बात तो मुंबई केस में कही।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुंबई केस में उच्चतम न्यायालय ने कोई बात कह दी जो पहले कमीशन नहीं बताया था। भाई संघ सरकार कमीशन बनाती है, न्यायाधीश को नियुक्त करती है, उतना पैसा खर्च करती है। हाँ, ये बात अलग है कमीशन के निर्णय बाध्यकारी सरकार पे नहीं होते, तो बाध्यकारी नहीं होते तो कमीशन बनाता क्यों है? और इसीलिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय तो बाध्यकारी होते हैं। तो उच्चतम न्यायालय इन्हीं कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर अपने निर्णय देता है। लेकिन कैसे, थोड़ी बात इसमें कल बता देंगे। और कल ही हमारा संघवाद का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हमने सोचा था आज ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं समाप्त हो पाया, तो कल समाप्त हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे संसद। आज के लिए इतना ही।